एक मैं देखता हूँ लोग मोस्टली वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं ये सोच के कि उनको एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से वेट कम करना है या फैट कम करना है। इज इट पॉसिबल? देखिए, साइंस तो और रिसर्च के हिसाब से ये पॉसिबल तो है नहीं बिल्कुल भी। स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ होता नहीं। बट मैं बहुत से इंस्टाग्राम या बाकी चीजों सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करेंगे तो। अच्छा, एक चीज और बताइए, वेट लॉस के लिए जनरली मैं देखता हूँ लोग कार्डियो पे बहुत फोकस करते हैं अगर उनका गोल वेट लॉस है। आपके हिसाब से वेट लॉस में वेट लिफ्टिंग का कितना रोल है? वेट लॉस में वेट लिफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो जाहिर सी बात आप कैलोरी डेफिशिएट पे रहते हैं। मतलब अभी आप जो डाइट ले रहे थे आपको उससे थोड़ा कम खाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब आप वेट लॉस पे होते हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। वेट ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जनरली जब जिम जाने की बात होती है मेल्स जाते हैं, और ऐसा एक मिथ बना हुआ है जो भी कि जिम बॉयज के लिए है या लड़कों के लिए है, राइट? तो आपके हिसाब से फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों उन्हें करनी चाहिए? उनके जॉइंट्स के लिए, उनके हार्मोन्स के लिए, उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, जो उनको आगे तक की एज में उनको हेल्प करने वाली है। Hi, this is Amit Singh Sandhu, co-founder and CMO at सेहतअप, and welcome back to सेहतअप टॉक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आजकल हर आदमी फिट दिखना चाहता है, बट सवाल ये है कि फिट रहना कितना मुश्किल है। कोई बोलता है कैलोरीज को ट्रैक करो, कोई बोलता है कार्ब्स मत खाओ, और कोई तो बोलता है कि प्रोटीन बॉडी के लिए हार्मफुल है। बट सच क्या है? और इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर संदीप गौतम। संदीप एक फिटनेस कोच है जो ना सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है बल्कि 1500 से भी ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ बॉडी मूव इंडिया एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। हाय गौतम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सेहतअप टॉक्स पे। थैंक यू। और आज का जो टॉपिक है दैट इज फिटनेस, डाइट और ये सारी चीजें। सो कहीं ना कहीं ये मेरा एक पर्सनल टॉपिक है क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ इन चीजों में। तो आई एम श्योर आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मजा आएगा बात करने में आपसे। मेरे को भी काफी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और हम कोशिश करेंगे लोगों की जो क्वारीज हैं उनको आज यहाँ पे रिजॉल्व करके जाएं। राइट। सो गौतम, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली जिम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली लोगों का एक स्पेसिफिक गोल होता है, वो होता है वेट लॉस का। सो मैंने देखा है लोग ज्वाइन तो करते हैं बड़े पैशन के साथ, बट कुछ ही महीनों में छोड़ देते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है और क्या तरीका है कि लोग अपने गोल्स के साथ स्टिक रहे? देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो है रियलिस्टिक गोल डिसाइड नहीं करते लोग। जिम में जाने के बाद लोगों को लगता है कि अब हमने जिम ज्वाइन कर लिया तो अब कुछ मैजिक होने वाला है। तो जिम में जाने के बाद सबसे पहली चीज जो है, आपने एक स्टेप ले लिया है कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया। अब कंसिस्ट नहीं रहेंगे तो वो चीज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाली। अब दूसरी चीज क्या है कि लोग जब जिम में जाते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि अब हमने जैसे जिम स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने पहले कहा, तो अब हमको वो मैजिक वाले रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि जो वेट लॉस है वो एक कंसिस्ट तरीके से करने का तरीका है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ही वेट लॉस होगा। तो मैजिक की उम्मीद नहीं रख सकते। अब क्या है, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है लोगों की, लेकिन एफर्ट बहुत कम होता है। अब ऐसे में अगर आपने थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी लिया तो आप अपने आप को सस्टेन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो आपने प्रोसेस के हिसाब से नहीं किया है। वो आपने कहीं से तोड़ा, कहीं से जोड़ा, शॉर्टकट अपनाए और कर लिया। तो लोग इसलिए कुछ टाइम के बाद अगर वेट लॉस होता है या नहीं होता है तो उसके बाद जिम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। और उसके बाद उनको ना स्ट्रगल फील करनी पड़ती है कि या तो वो लो एनर्जी फील करते हैं या फिर वो मोटिवेट नहीं रहते हैं या उस हिसाब से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये एक रीजन है रिजल्ट्स की, जो अपनी उम्मीदें लेके आए हैं कि हमें मैजिक वाला रिजल्ट्स मिलने वाला है, वो नहीं मिलता एक टाइम के बाद, फिर वो डीमोटिवेट होते हैं। तो इसलिए लोग जिम छोड़ देते हैं। और तो यही आपको सबसे लगता है क्या, मुझे जो फील हुआ है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको लगता है इसका रीजन सोशल मीडिया है? सोशल मीडिया पे क्या है ना, आज की डेट में आप मैक्सिमम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे या जिनको भी मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो फैट लॉस में कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में कर रहे हैं, चाहे फिटनेस के लिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो लोग उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कभी किसी ने कुछ बता दिया तो कभी किसी ने कुछ। तो वो जो एक बेसिक प्रोसेस होता है, चाहे वो आपको फैट लॉस करना है, चाहे मसल गेन करना है, चाहे आपको फिट रखना है,
तो वो बेसिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो बीच बीच में चीजों को उठा उठा के कि इस इन्फ्लुएंसर का हमने ये पॉइंट ले लिया, इस इन्फ्लुएंसर का हमने ये पॉइंट ले लिया। आप जो ये अभी इन्फ्लुएंसर वाली बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के, देखिए एनीवेज, जो आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, स्पेशली इन कैटेगरी ऑफ फिटनेस, तो कहीं ना कहीं आपको व्यूज चाहिए, आपको फॉलोअर्स चाहिए। तो आप शायद मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि इन्फ्लुएंसर्स अपनी एग्जैक्ट जर्नी नहीं शेयर करते। जैसे होता है कि 3 महीने में मैंने ऐसी बॉडी बना ली, या 6 महीने में बना ली, या 12 महीने में। और आप भी जानते हैं, आप भी फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, बॉडी बनाना, हेल्थ को मेंटेन करना इतना इजी नहीं है, इट टेक्स टाइम। जो बॉडी आपकी सालों से आपने खराब कर रखी है, उसको बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो इन्फ्लुएंसर्स को देख के जो वो प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आई थिंक गलत सेट हो जाती है, और उसी एक्सपेक्टेशन को लेके वो जिम आते हैं, और जब आई थिंक वो मीट आउट नहीं होती है तो फिर वो छूट जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, इंफॉर्मेशन सही है बट कहाँ सही है ये ऑडियंस डिसाइड नहीं कर पाती, वो वैलिडेशन नहीं हो पाता। ठीक है। अब बहुत से इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट उनकी मार्केट में वो सोशल वैल्यू नहीं है क्योंकि जो अदर इन्फ्लुएंसर्स की है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई, अब सामने वाले के रिजल्ट्स देख रहे हैं। अब जितने भी बड़े बड़े कोचेस या बड़े ट्रेनर या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप उनके अगर पोस्ट पे जाएं तो वो अपने क्लाइंट का पोस्ट जो डालते हैं, वो डालते हैं बिफोर 3 मंथ्स एंड आफ्टर 3 मंथ्स। राइट। तो अब क्या लगता है, एज ए अगर जनरली मैं अपने आप को लूँ और मेरा वेट ज्यादा है, तो मेरे अंदर एक उम्मीद उठ जाती है कि यार मैं भी 3 महीने में कर सकता हूँ। बट आपको नहीं पता कि सामने वाले ने जो पोस्ट डाली है वो एक्चुअल में 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है, या 6 महीने की है, या 1 साल की। एग्जैक्टली। ठीक है। अब मेरी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि जब हर कोई 3 महीने में कर सकता है और मेरा क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं कर सकते। अब अगर आपने जिम ज्वाइन किया है और आप चाह रहे हो कि वेट लॉस करना, तो बॉडी को चीजों को अडेप्ट करने में महीना भर तो वैसे ही लग जाता है। एग्जैक्टली। अब महीना भर तो आपने सिर्फ चीजों को अडेप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में निकाल दिया, बचे बाकी के 2 महीने जिसमें आपको अपना डिसिप्लिन, ठीक है, अपना वर्कआउट रूटीन जो आप कर रहे हो कंसिस्ट तरीके से फॉलो करना। अब उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस जो है 3 महीने का, आपने किसी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी 3 महीने की, लेकिन आपने 3 महीने दे दिए, बट आपने ये नहीं देखा कि आपने वो 3 महीने दिए कैसे। हो सकता है सामने वाले ने जो 3 महीने दिए हैं वो ऑलरेडी पहले से ट्रांसफॉर्मेशन पे था, लेकिन उसने अपनी पीक 3 मंथ्स में अचीव की है। राइट। ठीक है। लेकिन उससे पहले वो 1 साल से तैयारी कर रहा था, या 1 साल से वेट लॉस पे था, या फिटनेस को ही फॉलो कर रहा था। तो लोग उस चीज की तरफ नहीं जाते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाले ने 3 महीने में कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट हर, जैसे बोलते हैं कि हर बंदा यूनिक है, हर आदमी की पर्सनालिटी अपनी है, हर आदमी का बॉडी अपना अलग तरीके से काम करता है। तो हो सकता है किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, किसी का स्लो हो, या किसी का रिस्पॉन्स टू द वर्कआउट अच्छा होता है कई बार। कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मान लीजिएगा मैं कभी आउट ऑफ शेप जाता भी हूं, एंड एज सुन एज आई स्टार्ट वर्किंग आउट, तो मेरी बॉडी वर्कआउट को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है। बट मैंने देखा कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। मे बी देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म की वजह से। देखिए, सबसे पहली चीज, आप जिम जा रहे हैं, आपका एम मसल गेन करना है, चाहे आपका एम फैट लॉस करना है, या अपने आप को फिट रखना है। सबसे पहली चीज है कि आपको अपना बेसिक्स समझने पड़ेंगे, आपकी लाइफस्टाइल आपको समझनी पड़ेगी कि आप सुबह उठते कितने बजे हैं, आपका ब्रेकफास्ट कब है, आपका लंच कब है, आपका डिनर क्या है, आपके पास फूड सोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है अभी, ठीक है, और आपका स्लीप कैसा है। ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब जिन लोगों की हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, या जो कोचेस होते हैं, कोचेस उनको पूरा डिसिप्लिन बना के देखते हैं। लेकिन मैंने अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं किसी कोच को हायर कर सकूं, तो वहां पे डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि 3 महीने आपने अपना एफर्ट दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 3 महीने के अंदर मैंने अभी अचीव क्या किया। लोगों को रिजल्ट चाहिए विजिबल, और कम से कम 8 से 12 हफ्ते चाहिए बॉडी को विजिबल रिजल्ट दिखाने के लिए। फिर आप जब एफर्ट देते हैं, अब जैसे आपने कहा कि किसी की बॉडी पर जल्दी फैट लॉस होता है, तो किसी के देर से होता है। उसका रीजन है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, वो थोड़ा भी एफर्ट देते तो बॉडी जल्दी से रिजल्ट देती है। लेकिन मैक्सिमम लोग, का भी काम होता होगा, जीन्स का भी है, जेनेटिक्स भी है। लेकिन आज की डेट में सिटीज के अंदर मैक्सिमम आपका एफर्ट आपको रिजल्ट्स देता है कि आप अपने गोल को लेकर के कितने सीरियस हैं। जिम में जाना, जिम में वर्कआउट करना एक अलग चीज है,
बाकी पूरे दिन की आपकी लाइफस्टाइल क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आप वो एक ही घंटे एक्चुअली डिसाइड करता है कि आप कैसे दिखेंगे, बिल्कुल आपकी आप health एक कैसे घंटे में डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन हम्म 23 घंटे आपके मैटर करता है कि वो एक घंटा जो आपने एफर्ट दिया है वो 23 घंटे में रिजल्ट्स कैसे कन्वर्ट करने वाले हो। करेक्ट। लेकिन आपने एक घंटा अच्छा वर्कआउट कर लिया लेकिन बाकी 23 घंटे आपने मैनेज ही नहीं किए। हम्म तो यहाँ पे कुछ लोग जो है स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मेन क्या है, सब एडवांस करना चाहते हैं, सब शॉर्टकट करना चाहते हैं। वो बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, राइट। उसको फॉलो नहीं करना चाहते। और जनरली मैंने देखा कि किसी लोगों बहुत से लोगों को हम बताते हैं कि भाई बेसिक प्रोसेस क्या है, तो फिर उनके दिमाग में ये आता है, या लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये तो मुझे पहले से ही पता है, राइट। ठीक है, तो कुछ नया बताइए। तो अब उन्हें कैसे बताया कि कुछ नया आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है, बल्कि आपको बेसिक्स जो हैं आपके जितने ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे उतना इजी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपना कर पाएंगे, चाहे फैट लॉस है, चाहे मसल गेन है, चाहे आपको फिट करना है। करेक्ट। तो बेसिक जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना चाहिए। इम्पोर्टेंट यही है कि आपको बेसिक्स पे ही काम करना पड़ेगा। इट माइट बी बोरिंग फॉर यू बट दैट इज द ओनली की। एक्चुअल में बोरिंग होता है फैट लॉस। जैसे मैं अगर स्पेसिफिक आज का मैं अगर पॉइंट पकड़ूं कि फैट लॉस, तो फैट लॉस में सबसे बड़ी चीज जो है, आप 15 दिन बाद आपका मन करेगा कुछ अलग करने का, ठीक है, क्योंकि आप 15 दिन से एक ही प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, एक ही तरह की डाइट फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर एक वो एक्साइटमेंट आ रही थी कि आप कुछ नया ट्राई करते हैं। तो क्या हुआ, प्रोसेस से हट गए। बट आप अगर आप देखें, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अपनी ऑडियंस को भी समझाएं, कि आप किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं, तो आप उससे 12th के पेपर नहीं करा सकते। बिल्कुल। तो उसको 12th तक जाने के लिए 12 साल लगने वाले हैं, वो प्रोसेस फॉलो करने वाला है। सेम डे सेम किताब सेम तरीके से लिखनी है, ऑलमोस्ट उसी किताब में से क्वेश्चन थोड़े इधर से थोड़े उधर से पकड़ने हैं, तब जाके वो पूरे साल के बाद उसको रिजल्ट्स मिलेगा। अब वो पूरा साल बोरिंग वाला है, बच्चों को बोरिंग लगता है, यार क्या सेम चीज, सेम क्लास, सेम टाइम। लेकिन जब रिजल्ट्स आता है तो एक अलग चीज आपको फील होती है जिसके लिए आपने एफर्ट दिया है। तो लाइफ के अंदर हर चीज ऐसे ही है, आपको बेसिक पे बने रहना है। फिर आप देखिए, जो आप मैजिक सोच करके आए थे जिम में, वो आपको दिखने लगे। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया बच्चे वाला, कि भाई आपका जो करिकुलम है, जो शेड्यूल है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट क्लास से आप सीधे जंप करके 5th या 10th या 12th में चले और जाएं। लोग यहीं फेल होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से, क्योंकि जैसे मैं बात की, एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट होती है स्टार्टिंग से, और इसीलिए रीजन होता है ड्रॉप आउट्स का। तो ये ऐसा हो गया ना कि मैं चल तो साइकिल पे रहा हूँ, लेकिन रेस मेरी बाइक वाले से है। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि सामने बाइक वाले की गाड़ी में कितने सीसी का इंजन है, या उसको चलाने कैसा है। आप कुछ भी सिनेरियो रखिए, आप बाइक से तो नहीं, स्पीड दिखाई दे रही है, हाँ, बट स्पीड के पीछे रीजंस क्या हाँ, है? तो ये एक रीजन रहता है लोगों का फेल होने का मैक्सिमम टाइम पे। अच्छा, एक चीज और बताइए। एक मैं देखता हूँ लोग मोस्टली वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं ये सोच के कि उनको एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से वेट कम करना है या फैट कम करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई ये सोचा जाता है कि मैं जी अपनी सिर्फ तोन कम कर लूंगा, है ना, मेरी तोन बहुत बड़ी हुई है, बाकी बॉडी तो मेरी ठीक है, बट मेरी तोन बाहर है, मेरा पेट बाहर है, तो मैं वर्कआउट करके सिर्फ तोन कम कर लूंगा। या कोई ये सोच के जाता है कि मेरे फेस पे बहुत फैट है। कई मैंने देखा है लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यार फेस फैट कैसे कम करें? तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से आप फैट को या वेट को कम कर पाए? इज इट पॉसिबल? देखिए, साइंस तो और रिसर्च के हिसाब से ये पॉसिबल तो है नहीं बिल्कुल भी, और स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ होता नहीं। बट मैं बहुत से इंस्टाग्राम या बाकी चीजों सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करेंगे तो। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो फैट है, बॉडी उसको एज ए एनर्जी स्टोर कर रही है, तो वो ये नहीं सोच रही है कि मुझे सिर्फ स्टमक पे स्टोर करना है, ठीक है, वो ओवरऑल बॉडी पे स्टोर कर रही है। तो जब आप कैलोरी डेफिशिएट पे जाएंगे तो बॉडी ओवरऑल एनर्जी को जो है वो ड्रॉप करेगी, तो वो सभी जगह से करेगी। करेक्ट। हाँ, अब इसमें एक छोटा सा जो सिनेरियो ये है कि लोगों को समझना चाहिए, अगर वो कोई फीमेल है या मेल है, मेल की बॉडी में जो फैट स्टोरेज एरिया होता है वो होता है स्टमक। तो आपने मैक्सिमम जो आपने मेल देखे होंगे, उनका पेट ज्यादातर बाहर आता है, उनके हिप पे या उनकी टांगों पे या उनके हाथों पे फैट नहीं होता है। वहीं अदर साइड आप फीमेल देखें तो उनके स्टमक पे फैट तो होता है, लेकिन उनकी बाजुओं पे, उनकी बैक पे, जिनको हम लव हैंडल कहते हैं, उनके थाई और ग्लूट्स पे फैट ज्यादा होता है। तो मेल की बॉडी के अंदर स्टमक एरिया पे ज्यादा फैट होता है,
और फीमेल की बॉडी के अंदर जो है बाकी के एरिया पे, स्टमक को छोड़ के बाकी एरिया पे ज्यादा फैट होता है। आपने फीमेल्स के फैट भी देखा होगा, स्टमक पे काफी होता है, लेकिन मेल के हिसाब से फीमेल के कंपेयर टू मेल उनके हाँ, बाकी बॉडी पार्ट्स वो थोड़ा सा जेंडर के हिसाब से है। ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर आप मेल हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में कहाँ पे फैट स्टोर हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब फीमेल हैं तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो आप स्पेसिफिक एरिया से नहीं रिड्यूस कर सकते। जब मेरी बॉडी में चारों तरफ फैट इकट्ठा हो रहा है तो वो चारों तरफ से ही जाएगा। करेक्ट। तो उसके लिए मुझे कैलोरी डेफिशिएट पे जाना पड़ेगा, मेरी डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मेरी बॉडी मजबूर हो जाए उस सभी तरफ से एनर्जी को यूज करने के लिए, जहां जहां पे मैंने इतने टाइम में या बैड लाइफस्टाइल की वजह से या डाइट की वजह से, और कुछ लोग मेडिकल कंडीशन की वजह से भी फैट गेन कर लेते हैं, तो जहां जहां से हुआ है तो वहां से भी वो रिड्यूस उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से वो गेन हुआ है। राइट। अब लोग सोचते हैं कि हमें स्टमक से कम करने, तो लोग जाते हैं और एब्स करने लग जाते हैं। वो करते हैं कि नहीं, हमें एब्स ज्यादा मारेंगे तो हमारा स्टमक एरिया से मसल बिल्ड होगा तो भी एक ही परसेंटेज में होगा पूरी बॉडी में, अगर लूज होगा तो भी एक ही तरीके से। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जब फैट लॉस करते हैं लोग, एब्स को तभी ट्रेन करते हैं जब उनको स्टमक पतला करना है। करेक्ट। ठीक है, इवन चाहे वो जितने भी आप जिम के अंदर आप जाएं, तो आप जनरली आप लोगों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, बाकी सब ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन एब्स को ट्रेन तभी करेंगे जब उनको लगता है कि यार स्टमक पे फैट ज्यादा आ रहा है। करेक्ट। तो स्टमक जो हमारा एब्स मसल है, उसको ऐसे मसल ट्रेन नहीं करते हैं लोग, मजबूरी में ट्रेन करते हैं। करेक्ट। कि यार ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो अब हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा, एब्स की वर्कआउट करनी पड़ेगी, तो हमारा स्टमक कम हो जाएगा। करेक्ट। बट जब आप अपने बाकी के मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, आपका स्टमक पे फैट है या नहीं है, एब्स को भी वैसे ही ट्रेन करिए। जब आप वैसे ट्रेन करेंगे तो आप एक सही तरीके से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। लोग अब जनरली क्या करते हैं कि जाते हैं फैट लॉस के लिए, अब किसी ने बता दिया कि आप साइड क्रंचेस मारिए, ठीक है, तो आपका साइड हैंडल से जो है वो फैट चला जाएगा। बट स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, आपको बस क्या है, अपना वर्कआउट रूटीन उसी हिसाब से बनाना है कि आप जल्दी से जल्दी अपना फैट लॉस कर सकें। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज और बताइए, वेट लॉस के लिए जनरली मैं देखता हूँ लोग कार्डियो पे बहुत फोकस करते हैं अगर उनका गोल वेट लॉस है। आपके हिसाब से वेट लॉस में वेट लिफ्टिंग का कितना रोल है? वेट लॉस में वेट लिफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो जाहिर सी बात आप कैलोरी डेफिशिएट पे रहते हैं। मतलब अभी आप जो डाइट ले रहे थे, आपको उससे थोड़ा कम खाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब आप वेट लॉस पे होते हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। वेट ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके जॉइंट्स के हेल्थ को इंप्रूव करती है, आपके मसल स्ट्रांग करती है। मसल लॉस होने से जो है वो वेट ट्रेनिंग ही आपको बचाने वाली है। तो मसल आपका प्रिवेंट होगा, वो आपका मसल ट्रेनिंग से होने वाला है। करेक्ट। जो वेट लिफ्टिंग आप करेंगे। अब बात आती है कि फैट लॉस जो कर रहे हैं, कार्डियो, बहुत से लोग सिर्फ कार्डियो पे फोकस करते हैं। कार्डियो एक अच्छी वर्कआउट है एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने के लिए, ठीक है, और आपका जब आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बॉडी का वेट भी ड्रॉप होने वाला है, फैट भी ड्रॉप होने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे तो यहाँ पे आपका मसल लॉस ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग तो कर ही नहीं रहे या उस तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, तो मसल प्रिवेंट नहीं होने वाला, मसल लॉस होगा। और कार्डियो का भी रूटीन आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ता है जिस हिसाब से आपकी वेट ट्रेनिंग रहती है। अब मैंने वेट ट्रेनिंग अगर अपनी अच्छी रखी है तो मेरा कार्डियो भी उसी हिसाब से डिजाइन होना चाहिए ताकि मैं दोनों को बैलेंस कर सकूं। अब बहुत से लोग क्या है कि वेट ट्रेनिंग को कम अहमियत देते हैं और कार्डियो को ज्यादा देते हैं। फैट लॉस में मैंने ज्यादातर देखा है लोग कार्डियो बहुत ज्यादा करते हैं और वेट लॉस पे नहीं, सॉरी, वेट लिफ्टिंग पे ध्यान नहीं देते। तो उसका रीजन ये भी है कि आसपास जितने लोग होते हैं या हमने आज तक जितना भी सुना है, चाहे हमारे बड़े बूढ़ों से सुना है या हमारे कोचेस से सुना है, पुराने कोचेस जितने भी रहे हैं, या फिर आज की डेट में भी अगर आप जनरली किसी से पूछें तो बोलते हैं कि भाई आप कार्डियो ज्यादा करो फैट लॉस के लिए। बट ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच है कि आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है और आपको कार्डियो भी करना है, आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है, आपको लिस्ट ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। तो जब आप चीजों को कंबाइन के करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस करेंगे और फिर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, तो होने वाला क्या है कि आपकी बॉडी लूज हो जाएगी, आप लो एनर्जी फील करोगे, ठीक है, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी नहीं, मसल्स आपके बिल्ड ही नहीं हुए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है लोग जहाँ पे गलती करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको सही से अपना बॉडी को रिकॉम्प करना है, बॉडी को रीशेप देना है,
तो वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके आई बिना थिंक फैट इसीलिए लॉस कहते हैं कि वेट लॉस और फैट लॉस में देयर इज अ डिफरेंस। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अगर मैं इसमें एक चीज बोलूं कि मान लीजिए दो डिफरेंट लोग हैं और दोनों का वेट लेट्स से 80 केजी है, हम्म बट एक 80 केजी देखने में बल्कि दिख सकता है और वहीं दूसरा 80 केजी दिखने में अच्छा दिख सकता है, फिजिक उनकी अच्छी हो सकती है, जबकि दोनों का वेट वुड बी 80। सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। उसमें सिनेरियो आप समझ लीजिए कि एक बंदे ने वेट ट्रेनिंग और कार्डियो किया है, तो उसने अपना मसल प्रिवेंट किया, साथ में बिल्ड किया, और बाकी एक्टिविटीज के साथ अपना फैट भी ड्रॉप किया। दूसरी साइड एक ने सिर्फ अपना वेट लॉस किया। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक की बॉडी में वेट तो दोनों का सेम है, बट एक की बॉडी में फैट परसेंटेज कम है, मसल ज्यादा है, मसल ज्यादा है और दूसरे के फैट ज्यादा है। फैट ज्यादा है, वेट दोनों का सेम है और दोनों देखने में भी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल अलग दिखेंगे। अगर आप देखें एक एज ए अगर बॉडी बिल्डर टर्म में मैं आपको समझाऊं, तो आप 70 केजी का बॉडी बिल्डर और 80 केजी या 90 केजी का फैट लॉस, मतलब अगर कोई फैट बंदा है जिसको बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, तो आपको बॉडी बिल्डर ज्यादा तगड़ा दिखेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अगर जब आप देखेंगे, डिस्पाइट कि उनका वेट कम हुआ, हाँ, जबकि वेट कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे ज्यादा है बॉडी में, तो आपको फैटी बंदा जो है वो आपको स्केल पे ज्यादा भी दिखाई देगा और वो पूरा आउट ऑफ शेप होगा। सो आपके हिसाब से अगर इसको हम समराइज करें इस क्वेश्चन को, तो फैट लॉस में जितना रोल कार्डियो का है उतना ही रोल वेट ट्रेनिंग का भी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सिर्फ ये एक बेनिफिट नहीं है कि आपका मसल प्रिवेंट हो रहा है या आपकी ओवरऑल बॉडी दिखने में अच्छी हो रही है, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। चाहे आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, ठीक है, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज्यादा स्टेमिना होगा, ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना थके। लेकिन वहीं अगर सिर्फ मैं कार्डियो से करूंगा तो ये सारी चीजें मैं मिस कर दूंगा। अब इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनरली जब जिम जाने की बात होती है, मेल्स जाते हैं और ऐसा एक मिथ बना हुआ है जो भी कि जिम बॉयज के लिए है या लड़कों के लिए है, राइट? जब लड़कियों की जिम जाने की बात है, हालांकि अभी आजकल की सिचुएशन थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ, बट स्टिल एक मेंटालिटी है जब जिम जाने की बात, स्पेशली जब लड़कियों की होती है, फीमेल्स की होती है, तो होता है हमें जाके बॉडी थोड़ी बनानी है, हम क्यों जिम जाएं? तो आपके हिसाब से फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों उन्हें करनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं आपको। और फीमेल के लिए वेट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? देखिए, मेल का क्या है ना, दोनों में थोड़ा सा हार्मोन का डिफरेंस है जी। अब एक फीमेल सपोज करिए कि वो लेग प्रेस मार रही है 100 केजी और एक मेल 100 केजी मार रहा है, तो अगर फीमेल बराबर वेट भी मारे तब भी उसका मसल उस हिसाब से बिल्ड नहीं होने वाला जिस हिसाब से एक मेल का हो जाएगा, क्योंकि वहां सारा उसका सारा खेल हार्मोन का है। करेक्ट। लेकिन अब बात आती है कि फीमेल को वेट ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए? उनके जॉइंट्स के लिए, उनके हार्मोन्स के लिए, उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, जो उनको आगे तक की एज में उनको हेल्प करने वाली है। करेक्ट। और फीमेल का सबसे बड़ा एक छोटा सा जो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मेल की बॉडी फैट जो गेन करती है वो उतना नहीं करता जितना फीमेल कर सकती है। तो फीमेल की बॉडी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, और उसको प्रॉब्लम बोले या फिर चैलेंज है, कि फीमेल की बॉडी मेल के अकॉर्डिंग ज्यादा फैट गेन करती है बिकॉज ऑफ आई थिंक हार्मोन्स। और वहीं फैट लॉस की बात आती है तो फीमेल मेल के अकॉर्डिंग स्लो फैट लॉस करती है। That again is because of hormones. हाँ, तो अब उस चीज को बैलेंस करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपका मसल गेन होगा, आपका फैट लॉस होगा, आप टोन होंगे, आप शेप में आएंगे, बट आप बल्कि नहीं होने वाले, क्योंकि बल्कि होने के लिए वो हार्मोन चाहिए। अब इसमें ये चीजें ऐड कैसे हुई हैं? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल ना फीमेल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सी फीमेल एथलीट बॉडी बिल्डिंग में। तो जब हमारे फैमिली के माताएं बहनें जब देखती हैं उनको कि अरे वो तो जिम जाती, देखो उसकी बॉडी कैसी हो गई है, आदमियों जैसी हो गई, करेक्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सब जगह फैल गई, ठीक है। बट किसी ने ये नहीं बताया कि वो प्रोफेशनली गए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ली हुई हैं, चाहे वो हार्मोन इंजेक्ट किए हुए हैं। बट नॉर्मल केस में कोई भी फीमेल की लुक मेल जैसी नहीं होने वाली, चाहे वो बराबर वेट मारे मेल की। करेक्ट। लेकिन उससे बेनिफिट ही मिलने वाले हैं, नुकसान तो कुछ एनीवेज
क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो मसल बिल्ड ज्यादा कर पाते हैं, वहीं पे फीमेल्स में कम होता है। तो वो जैसे आपने बोला कि अगर वो उनके बराबर भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टिल उस हिसाब से उनका मसल कभी बिल्ड नहीं होगा। और इसमें ना एक छोटी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि फीमेल्स को उन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहिए जो एक्चुअल में फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रू, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है। और उनके सोशल मीडिया पे सारी अगर प्रॉब्लम तो वहीं से, एक्सपेक्टेशन वहीं से गलत सेट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरा फेवरेट ऋतिक रोशन है। तो क्या मैं ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बना सकता हूँ? मेरा लाइफस्टाइल, मेरी अर्निंग, मेरा ओवरऑल पूरे दिन का जो भी रूटीन है वो ऋतिक रोशन जैसा नहीं है। ठीक है, वो एक सेलिब्रिटी है, उसके पीछे 10 लोग हैं, मेरे पीछे सिर्फ मैं हूँ। करेक्ट, मुझे खुद से अर्न करना है, खुद से सेविंग करनी है, खुद से डाइट का करना है। लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी है कि नहीं, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है। लेकिन क्या मैं उसकी तरह कर पा रहा हूँ? अब जिम के अंदर मैक्सिमम लोग आते हैं कि मुझे आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, या रॉनी कॉलमन जैसी बनानी है, या जे कटलर जैसी बनानी है। क्या आप उसकी तरह कर भी रहे हो? एग्जैक्टली। वो कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी डाइट लेते हैं, उनका हार्डवर्क कैसा है। आप आ रहे हो 1 से 1.5 घंटे के लिए वर्कआउट करने के लिए, फिर आपको अपने ऑफिस का भी देखना है, अपने घर का भी देखना है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई और एफर्ट कम है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये है कि आपको अपना रियलिटी चेक करना चाहिए कि अभी करंट कंडीशन क्या है आपकी, और आप कितने दिन में क्या अचीव कर सकते हो। परफेक्ट। मोटिवेशन लेना अलग चीज है और उसके ऊपर सस्टेन करना वो अलग चीज है। परफेक्ट। गौतम, ये बताइए, बॉडी बिल्डिंग में या फैट लॉस में प्रोटीन का कितना रोल है? मैं समझता हूँ दोनों में बराबर रोल है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर खाली प्रोटीन के भरोसे बॉडी नहीं बनाते। मैं आपको यहाँ पे क्लियर चीज कर दूं, बट प्रोटीन का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका मसल रिकवरी, आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब चीजें आप एक अच्छी प्रोटीन डाइट के थ्रू ही अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रोटीन फैट लॉस में कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका डाइट के अंदर प्रोटीन सही नहीं है तो आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, बट फैट लॉस आपका कम होगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटीन की एक अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो अभी फिलहाल में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि पहले लोग कहते थे कि भैया पर मील आपका अप्रॉक्स 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी एक स्टडी हुई है कि जितना अच्छा प्रोटीन इंटेक आपका रहेगा पूरे दिन में, ठीक है, आपका अगर कम थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ तब भी आप फैट लॉस ज्यादा कर पाएंगे। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी सारी चीजों पर फोकस करते हैं, बस डाइट के अंदर प्रोटीन के ऊपर फोकस नहीं होता। करेक्ट, इंडियन डाइट्स कभी भी प्रोटीन सेंट्रिक रही ही नहीं है, कार्ब सेंट्रिक, कार्ब ज्यादा होते हैं। करेक्ट। अगर कोई अपना फैट लॉस कर रहा है तो उसका मेन जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है और जो सबसे पहले दिमाग में लोगों के आता है कि मुझे खाना कम करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग उस मैक्रो बैलेंस से हट गए। करेक्ट, उनका फोकस हो गया मेरे को बस खाना कम करना है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है। और बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पता है कि प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उनकी डाइट अगर आप देखो किसी बॉडी बिल्डर की, कार्ब्स आप भूल जाइए, कार्ब्स भी वो रखते हैं, राइट, बट उनकी मेन प्रायोरिटी होती है कि मैं कैसे अपने पूरे दिन का प्रोटीन पूरा करूं। तो एक्चुअली आपको खाना कम करने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी डाइट को बैलेंस करने की जरूरत है। आपको अपने मैक्रोस बैलेंस करने की जरूरत है कि आपको पूरे दिन का फैट कितना चाहिए, पूरे दिन का प्रोटीन कितना चाहिए, पूरे दिन में कार्ब्स कितने चाहिए, आपको फाइबर कितने चाहिए। आप इसको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो बेटर है, नहीं तो किसी डाइटिशियन के थ्रू या न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू अपना डाइट प्लान बनवाइए ताकि वो ये काम कर सके। बस आपको उन चीजों को बनाना है और उस प्रोसेस को फॉलो करना है। एज पर माई नॉलेज, आई थिंक प्रोटीन का जो हम बात कर रहे हैं बार बार, फैट लॉस में भी कैसे प्रोटीन काम करता है, क्योंकि प्रोटीन जब आप लेते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी कैलोरीज ज्यादा खर्चा होती है, इसलिए भी आपका आई थिंक फैट लॉस में उसका रोल अच्छा है। जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करेंगे उसको डाइजेस्ट करने में। प्रोटीन ऑलमोस्ट 25% एनर्जी आपकी यूज करता है। सपोज करिए, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, स्टडी में नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया है और उसमें जो भी आपकी कैलोरी रही है, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 25% कैलोरी उसी में यूज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थर्मिक इफेक्ट ज्यादा है प्रोटीन का, कार्ब्स का उससे कम है और फैट का बहुत ही कम है। तो यानी अगर आपने 10 ग्राम फैट खाया है तो 9 ग्राम आपकी बॉडी में जाने वाला है। बॉडी उसको बड़ी रेयरली उसको डाइजेस्ट करती है, बहुत स्लो करती है। कार्ब्स आप लेंगे तो आपका वो 15 या 20% यूज होगी जो भी आपने लिया है। 100 ग्राम कार्ब लिए
वो भी मैक्सिमम साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन प्रोटीन में केस ये है कि प्रोटीन आपको एटलीस्ट 25% एनर्जी यूज कर लेता है। तो स्टडीज में ये बताया गया कि जितनी भी लोग अपनी डाइट में प्रोटीन रखते हैं उनकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि डाइजेशन में उतनी ज्यादा कैलोरीज, हाँ, एफर्ट ज्यादा ले रही है बॉडी, आपका थर्मिक इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस वजह से आपकी कैलोरी बर्निंग ओवरऑल डे में बढ़ जाती है। तो ये भी आई थिंक एक मिथ है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो ही आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। बहरहाल एक नॉर्मल आदमी को भी प्रोटीन अपनी डाइट में बहुत जरूरी है। अगर आप जिम नहीं भी करते हैं, मैं बोलूंगा कि आपका जो भी बॉडी वेट है उसका 0.8 ग्राम या 1 ग्राम तक भी आपको पर डे अपनी डाइट में रखना चाहिए। उनके लिए जो वर्कआउट नहीं कर रहे और जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको 1.5 ग्राम 2 ग्राम जैसी उनकी फिजिकल एक्टिविटी, जैसा उनका लाइफस्टाइल, उसके गोल है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर रहे हो तब भी आपकी बॉडी में वो चेंजेस नहीं मिलने वाले। करेक्ट। तो चीजों को बैलेंस और सही पैमाने पर रखना बहुत जरूरी है। मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम प्रोटीन की, लेकिन मैं 200 ग्राम खा रहा हूँ, तो एंड ऑफ द डे वो वेस्टेज भी है और फिर मेरा वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन ही होने वाला है, क्योंकि मेरी कैलोरी सरप्लस हो गई। अच्छा, फिटनेस में वर्कआउट पे लोग अगेन बहुत ध्यान देते हैं, सप्लीमेंट्स पे भी ध्यान देते हैं। स्लीप का कितना रोल है इसमें? स्लीप का देखिए, मैं समझता हूँ अगर बार बार हम फैट लॉस पे आ रहे हैं, मसल गेन पे आते हैं, फैट लॉस ही करना है या आपको मसल गेन करना है, स्लीप आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्लीप आपका कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल करती है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं जी। और स्ट्रेस हार्मोन जितना हायर साइड पे रहेगा आपका मसल ब्रेक डाउन होगा, आपका फैट लॉस प्रोसेस जो है 50% ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप 5 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं पूरे दिन में, वो भी आपकी स्लीप ऐसी है कि जिसमें आप डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार, डीप स्लीप नहीं है, तो और ऐसे में आप फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 50% वो रिजल्ट्स आपको कम मिलने वाले। तो आपका डाइट आपने अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन स्लीप अच्छी नहीं है तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। करेक्ट। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को, यार मैं डाइट भी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरी बॉडी में वो रिजल्ट्स नहीं है। हो सकता है उसमें एक कारण ये भी है कि उनकी स्लीप अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से लोग इस चीज को समझ में नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार मैं डाइट भी अच्छी कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट्स भी ले रहा हूँ, बट स्टिल रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस हिसाब से आने चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, रिकवरी नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं होगी। करेक्ट। आप मेंटली स्ट्रेस में है तो रिकवर नहीं कर पाएगी। आज की डेट में फिजिकली से ज्यादा लोग मेंटली स्ट्रेस में, और यही एक वजह है कि उनका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा मैक्सिमम टाइम पे हाई रहता है। और जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के टाइम पे भी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। तो ऑलरेडी आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आप वर्कआउट कर रहे हो, फिजिकली स्ट्रेस दे रहे हो, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया। और ऐसे में अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं तो आप रिकवर नहीं करोगे। तो जो भी आपका गोल है, समझ लीजिए उसमें आपको 50% रिजल्ट मिलने वाले हैं, 50% आपका वेस्ट हो गया। करेक्ट। अच्छा, एक चीज लोग बहुत पूछते हैं कि फिटनेस के अंदर सप्लीमेंट्स का कितना रोल है, जैसे प्रोटीन है या क्रिएटिन है, तो क्या अगर आप जा रहे हैं जिम या आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या आप फैट लॉस कर रहे हैं, तो क्या सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है या बिना इन सप्लीमेंट्स के भी आप चीजें कर सकते हैं? देखिए, अगर इंपॉर्टेंस की बात बोलो तो सप्लीमेंट्स का अपना एक रोल है, लेकिन जरूरी है नहीं, जरूरी नहीं है। बिगिनर्स के, अगर कोई बिगिनर है जिन्होंने जस्ट जिम स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में है कि उनको लगता है कि अब जिम स्टार्ट कर देगा हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। जबकि उन्हें सबसे पहले काम करना चाहिए अपनी डाइट के ऊपर, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डाइट में मैक्रोज क्या है और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। अब बिगिनर्स जो हैं वो हमेशा कन्वीनियंट वे ढूंढते हैं अपना न्यूट्रिशन पूरा करने का। तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो आसपास के लोगों को देख करके उनको लगता है कि सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, बट प्रॉपर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि सच में हमें जरूरत है या नहीं। अब अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तब भी आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप मसल गेन करें चाहे फैट लॉस करें, चाहे आपको फिट रखना है, सप्लीमेंट सिर्फ आपका 5 से 10% ही काम करता है। ठीक है, अगर मैं बेसिक सप्लीमेंट्स की बात करूं, अगर आप प्रोटीन और क्रिएटिन और फिश ऑयल जैसे ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है, बट ये भी तभी लिए जाएंगे जब आपको लगता है कि आप अपनी डाइट से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको पूरे दिन में 100 ग्राम प्रोटीन लेना था, लेकिन डाइट से आप 75 ग्राम ही ले पाए, 25 ग्राम रह गया, तो उस जगह पे आपका 1 स्कूप वे प्रोटीन काम कर जाता है। क्योंकि हमें वो बैलेंस करना है जो मेरी न्यूट्रिशन वैल्यू मुझे चाहिए पूरे दिन में।
तो आपको चेक करना है, अगर आपका डाइट से ही आपका रिक्वायरमेंट पूरा हाँ। हो जा रहा है तो फिर सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप अपनी डाइट से पूरा कर लेते हैं, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट। अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो जाओगे तो कभी भी आप अपनी डाइट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, अगर मैं उनका किसी का भी अगर आपको फीडबैक बताऊं तो किसी को भी मैंने वे प्रोटीन के अलावा और कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं किए। हाँ, अगर वो प्रेप कर रहा है बॉडी बिल्डिंग की, तब हमें कुछ एक सप्लीमेंट्स और ऐड करने होते हैं, क्रिएटिन हो गया या मिनरल्स वाइटमिन्स हो गए, बट मेन फोकस रहता है डाइट पे। डाइट का, ठीक है, तो हमको दिन से 4 से 5 मील खाने हैं, उसमें सारे के सारे प्रोटीन रिच होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज आपको डाइट देने वाली है वो सप्लीमेंट नहीं देने वाली। राइट। लेकिन फिर भी हम सप्लीमेंट डालते हैं क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए, जो लोग सिर्फ जिम जा रहे हैं फैट लॉस करने के लिए, अपना हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए, मेरे हिसाब से डाइट बेस्ट चीज है। सप्लीमेंट अगर आपको लेना है तो तभी लें जब आपको लगे कि आप डाइट से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आजकल एक चीज मैंने और देखी है कि फिटनेस एंथुसियास्ट जो है उनके बीच में दो हाउस बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, वन इज शिलाजीत एंड अश्वगंधा। तो आपके हिसाब से क्या ये दोनों चीजें सच में काम करती हैं या एक हाइप बना हुआ है? नहीं, हाइप तो नहीं कहूंगा कि हाइप बना हुआ है, एक्चुअल में काम करती हैं। और मेरे हिसाब से अश्वगंधा जैसे एक स्ट्रेस सप्लीमेंट में बोलूंगा, जो आपका स्ट्रेस मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। सेम शिलाजीत का भी है, आपकी मसल रिकवरी के लिए, आपके एंडोरेंस लेवल के लिए, और एक तरीके से सपोर्टिव टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में आपको हेल्प करता है। तो अगर आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो शिलाजीत, अश्वगंधा एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अश्वगंधा भी एक तरीके से हब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और शिलाजीत भी। तो बस आपको ये देखना है कि आपको प्योर कहाँ से मिल रहा है। So that अच्छे means ब्रांड, ये काम करते हैं, it's just not the hype। हाँ, आपको अच्छे ब्रांड्स का लेना है। ठीक है, आप जनरली अगर आप किसी भी नॉर्मल ब्रांड का ले लेते हैं और आपको पता नहीं है कि उसके पीछे जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन में आज के हिसाब से जो लाइफस्टाइल लोगों की है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, चाहे फैट लॉस कर रहा है, या वो मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह के स्ट्रेस में है, तो शिलाजीत और अश्वगंधा बेस्ट सप्लीमेंट है आज की डेट में। फैट लॉस में फैट बर्नर्स का कितना रोल है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जो एक्चुअल में मार्केट में जितने भी फैट बर्नर मिल रहे हैं उनके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कैफीन होता है। तो फैट बर्नर काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते। कुछ फैट बर्नर काम करते हैं लेकिन वो बैन है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो चीज नहीं है जो बाकी फैट बर्नर्स में है, जैसे कैफीन, तो वो कुछ अलग चीज डालते हैं। लेकिन फैट बर्नर मार्केट में जितने भी मिलते हैं 99% फैट बर्नर काम नहीं करते। अब यहाँ पे क्या है कि फैट बर्नर तो आपने ले लिया जी, आपका डाइट को कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा। हाँ। अच्छा, गार्सिनिया करके भी एक ड्रग आती है विच इज वेरी फेमस इन वेट लॉस स्पेशली। उसमें एक चीज ये है कि बेसिकली वो आपका सिट्रिक एसिड है। ठीक है, तो काम करता है लेकिन डायरेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा। अब ये ऐसा है कि समझ लीजिए कि मैं सैलेड ले रहा हूँ, बट सैलेड का मेरी बॉडी में एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है बॉडी में, क्योंकि मेरी जो क्रेविंग है उसको कम करेगा अगर आप फैट लॉस पे हैं। ठीक है, और आपका स्टमक, आपका जो बाउल मूवमेंट है, जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, सब इंप्रूव करेगा, लेकिन आपको एनर्जी तो नहीं देगा ना। करेक्ट। ठीक है, बट समहाउ इट सपोर्ट्स वेट लॉस। हाँ, तो गार्सिनिया अगर आपको यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप ये सोच यूज कर रहे हो कि फैट लॉस होगा, नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनका गोल सेट करने से पहले उनकी बॉडी को समझना इंपॉर्टेंट है, लाइक उनका मेटाबॉलिज्म या बॉडी में क्या डिफिशियंसीज है चीजों को लेके, इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है बिफोर सेटिंग अप देयर गोल्स? देखिए, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल होता है उसकी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, चाहे वो नॉर्मल है या कोई मेडिकल कंडीशन में। अगर आप ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को क्या करना है एज ए ट्रेनर, तो मेरा काम होता है कि सबसे पहले मैं मेरे क्लाइंट का गोल बनाने से पहले, उसका प्लान बनाने से पहले अंडरस्टैंड करूं कि मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्मोन इशू तो नहीं है। ठीक है, किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है। अगर आपका थायराइड है तो फिर आपकी डाइट, आपका वर्कआउट रूटीन थायराइड के हिसाब से ही बनेगा।
आप अगर डायबिटिक हैं तो आपका रूटीन उसी हिसाब से बनेगा, आपका डाइट प्लान तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ के अपना प्लान डिजाइन करते हैं या आप अपने क्लाइंट का करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब कोई डायबिटिक है लेकिन वो डाइट ले रहा है नॉर्मल पर्सन की तरह, तो वो वेट लॉस नहीं कर पाएगा, ना ही वो मसल गेन कर पाएगा अच्छे से। तो आपके हिसाब से बिफोर सेटिंग अप एनी गोल, हेल्थ गोल फॉर योरसेल्फ, आपके हार्मोन्स लेवल, समझना बहुत जरूरी है। आपके हार्मोन्स लेवल, आपके विटामिन्स लेवल, आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग आपसे पूछता हूँ, अगर आज हमारे ऑडियंस को फिटनेस या जिम से रिलेटेड एक मिथ आपके हिसाब से ऐसा कौन सा है जो आज के आज हमारे ऑडियंस को तोड़ देना चाहिए? जिम में जाने के बाद मैजिक नहीं होने वाला, उसके लिए आपको रेगुलर डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मिथ जो जिम के अंदर जाने के बाद होता है कि जिम या तो बॉडी बनाने के लिए है या घटाने के लिए। जिम है आपको फिट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो आपका गोल कुछ भी हो, जिम जाइए, ठीक है। आप कंसिस्ट तरीके से अगर अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मिथ ये है जो लोगों के अंदर, मैं समझता हूँ कि जिम के अंदर या तो फैट लॉस होता है या मसल गेन होता है। तो इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जिम के अंदर जो आपको फिट रखती हैं। ये विजिबल रिजल्ट्स हैं जो आप चाहते हो, बट इंटरनली फिट रहने के लिए आपको जिम करना जरूरी है। परफेक्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके हिसाब से फिटनेस या वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक गोल्डन रूल जो आप हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को बताना चाहें? बेसिक प्रोसेस फॉलो करिए। गोल्डन रूल तो यही है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का। इवन हेल्दी भी रहना है तो आपको बेसिक्स फॉलो रखने पड़ेंगे, आपकी डाइट, वही बोरिंग चीजें रोज। मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग मुझसे ऑनलाइन भी पूछते हैं, सामने आके भी पूछते हैं, मैं उनसे एक चीज बोलता हूँ जो बहुत छोटी सी चीज है। आप देहात साइड में जाइए, गांव साइड में जाइए, वहां का रूटीन देखिए और फिर अपना रूटीन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं। गांव में आज भी लोग 7 बजे खाना खा के सो जाते हैं, सिटीज में लोग 1-1 बजे तक नहीं सोते। नेटफ्लिक्स, अमेज़न, और सुबह उठना उनको 6 बजे उनको उठनी मजबूरी है। गांव में लोग 7 बजे सोते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। और उनका अगर आप मील का टाइमिंग देखें तो सुबह 6 बजे तक उनका पहला मील हो जाता है या 7 बजे तक, क्योंकि उन्हें खेतों पे जाना है, बाकी काम करना है। ठीक दिन में लंच होता है और फिर शाम को सोने से पहले खाना, करेक्ट, ठीक है। और उनका हार्ड वर्क, उनकी स्लीप देखिए कितनी अच्छी है। तो जब ये एक बेसिक रूटीन है, बोलते थे ना कि पहले टाइम में कि भाई सुबह दोपहर का खाना टाइम पे होना चाहिए, सूरज ढलने से पहले होना चाहिए, वो यही चीज है। करेक्ट। लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और वो देखेंगे आप देहात साइड में लोग आपको मैक्सिमम फिट मिलते हैं, ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई फालतू के मैक्रोस का झंझट नहीं, क्योंकि वो बेसिक जो उनका डिसिप्लिन बना हुआ है वो उसी के ऊपर टिके हुए हैं। उनको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सिटीज में है कि लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। आप बेसिक प्रोसेस फॉलो करिए। आप फैट लॉस कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, चाहे आपको अपना बॉडी को रीशेप करना है, सब होगा। बट बेसिक अगर आप फॉलो करेंगे सही से, आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा चेंज आपकी बॉडी में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गौतम, मजा आया आपसे बात करके। काफी सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने डिस्कशन किया, काफी सारे मिथ्स को आज हमने ब्रेक किया। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को आज के डिस्कशन से फायदा होगा अगर वो इन चीजों को फॉलो करें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और मैंने भी कोशिश करी है कि जो भी डाउट्स लोग रहते हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर पाए हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में वो लिख देंगे, बिल्कुल, जिसका हम रिप्लाई करके आंसर भी दे सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या उस प्लेट्यू से बाहर आना चाहते हैं जहां पे आपको रिजल्ट्स मिलना बंद हो गए हैं, तो ये पॉडकास्ट एक रिमाइंडर है कि शॉर्टकट्स काम नहीं आते, बल्कि स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी आती है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं। और हाँ, अपनी बॉडी को पर्सनलाइज और साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए सेहत अप की वेबसाइट पे जाके हेल्थ स्कोर 360 लेना ना भूले। दिस इज अमित सिंह संधू साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेहत अप टॉक्स, बिकॉज योर हेल्थ डिजर्व्स क्लैरिटी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।